नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स और लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए विशेषकर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही हमारा जो इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले, वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स वगैरह जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 देखेंगे। इसके पहले भी इस डेटा को हम लोगों ने देखा था। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है कि भारत जो है, भारत की जनसंख्या अब जो है चाइना की जनसंख्या को सरपास करके अब पूरे विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा 2023 में, ऐसा बोला जा रहा है। इस तरीके के कुछ डेटा और है ना। ये जो आपके डेटा आते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो उसके संदर्भ में हमको जनांकिकीय जो आपकी गणना है वो आती है, तो उससे हम सोशियो इकोनॉमिक जो है उसका क्या परिणाम होगा उस बिहाफ पर उसका यूज करते हैं। तो नॉर्मल से कंटेक्चुअल ये आपका टॉपिक है आज का, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। डेमोग्राफी से रिलेटेड है, जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, तो भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है द्वारका में। तो इसको देखेंगे। जो आपका गुड़गांव वाला जो आपका एक्सप्रेस वे है उसके लोड को कम करने के लिए, है ना, जो आगरा आपने देखा होगा ना कि दिल्ली आगरा के बीच में जो आपका एक्सप्रेस वे है, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, है ना। तो वहां पर दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या वैसे भी ज्यादा है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। ये पहला अपने आप में ऐसा है जो फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर मतलब एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे बनाया गया है। तो थर्ड पेपर का पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद श्रीलंकन क्राइसिस की बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री वगैरह टॉपिक में बताई गई है कि किस तरीके से ये जो है क्राइसिस स्टार्ट हुआ क्या था कि पहले जब ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ से कई सारे तमिलों को भारत से लेके, पहले भारतीय उपमहाद्वीप था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत सिलोन भी आ जाता था जिसको श्रीलंका बोलते हैं, म्यांमार भी, बर्मा जिसको बोलते हैं म्यांमार, वो भी आ जाता था। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से कई सारे तमिलों को लेके वो कहाँ गए, श्रीलंका में, ठीक। और उनको जो है वहां पर जो है ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छी पोस्ट भी दी। तो जो वहां के सिंगली समुदाय था वो उसका अपोज करता है और वो जो आपकी घृणा की भावना है वो आकार लेती है और उसी का परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि लिट्टे वगैरह आता है। फिर श्रीलंका में बहुत ज्यादा जो है आंतरिक संघर्ष चलता है और अंततः आप देखेंगे कि प्रभाकरण का अंत जो है 20 सालों बाद होता है ना, राजीव गांधी जी की हत्या के बाद भी, है ना। तो ये सब जो क्राइसिस अभी देख रहे हैं श्रीलंका में, चाइना ने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। अब श्रीलंका वहां पर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां पर आंतरिक संघर्ष भी चल रहा है। तो इसको देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 2 का पार्ट है, नॉर्मल था, ये भी टॉपिक है आपका। विंडफॉल टैक्स की बात करेंगे। यहाँ पर ये जो टैक्सेस होते हैं ये अप्रत्याशित कर है ना। जब जो आपकी कंटेम्परी या समकालीन परिस्थितियां चल रही है उसमें अगर कोई इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा क्या प्राप्त करने लग जाती है, लाभ, ठीक है, वो सिर्फ जो है जैसे अभी आप देख लीजिए तो ऑयल कंपनीज जो है रशियन और जो आपका रशिया यूक्रेन का जो आपका क्राइसिस वॉर चल रहा है उसके कारण सप्लाई क्रंच हुआ, तो वहां पर इनको क्या है बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, तो उनके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता है जो केवल किस पर बेस्ड होती है,
इस तरीके के जो टैक्स होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये आपकी अनुकूल परिस्थितियों के कारण जो है अप्रत्याशित लाभ आता है, इसीलिए जो है अप्रत्याशित कर ये जो है लगाया जाता है। इसको विंडफॉल टैक्स भी बोलते हैं। थर्ड पेपर का पार्ट है, इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात करेंगे, है ना। तो ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, साइंस एंड टेक का पार्ट है, ये भी थर्ड पेपर में आप लोग रख सकते हैं। तो पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे हम लोग, जो आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है 2022 की, ठीक है। तो इसमें जो है यूनाइटेड नेशन ने रिलीज की है रिपोर्ट, ये पता होना चाहिए। 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन किया है इन्होंने। इसमें वर्ल्ड के पॉपुलेशन के क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में प्रोजेक्शन दिया, और इसमें बोला है कि इंडिया जो है सरपास कर देगा चाइना को, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा भैया नेक्स्ट ईयर 2023 में। ठीक, एक चीज तो ये हो गई। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मिड नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि भैया 8 बिलियन हो जाएगी। अब ये सब हमको याद नहीं करना है, और ये भी बताया जा रहा है कि अब जो दर है वैश्विक जनसंख्या के बढ़ने की, उसका जो पेस है, उसकी जो गति है वो कम है ना। 1950 के बाद से इन्होंने जो है यहां पर ये डेटा रखा है कि 1950 का जो दशक है उसके बाद से पहली बार जो जनसंख्या वृद्धि की गति है वो न्यूनतम रही है, सबसे कम रही है ना। ये एक डेटा अच्छा है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत जो है चाइना को मतलब पीछे करके सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। नॉर्मल सी चीज है। इसमें ये बोला जा रहा है कि 2019 और 2050 के बीच जो चाइना की आबादी है उसमें लगभग 2.2% की कमी होने वाली है ना। अब वहां पर कई सारी पॉलिसीज वगैरह भी जो है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी और ये सब जो है स्ट्रिक्टली वहां पर जो है वो इंप्लीमेंट की गई थी, ये सब आप लोगों को पता होगा। ठीक, अब जो बर्थ रेट है उसमें नेट ड्रॉप देखा गया है, शुद्ध जन्म दर में गिरावट का अनुमान लगाया गया है कई सारे जो विकासशील देश है। तो उसमें आने वाले दशकों में क्या होगा कि जो वैश्विक जनसंख्या उसकी वृद्धि जो है उसका आधे से अधिक केवल 8 देशों में देखा जाएगा। उसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है ना। कॉन्गो जो है आपका वो भी शामिल है, आपका कॉन्गो रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक डीआरसी जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मिस्र है, इथियोपिया है ना, फिलीपींस, नाइजीरिया, तंजानिया। तो इन 8 देशों में जो है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वहां पर क्या देखी जाएगी, जनसंख्या देखी जाएगी, है ना। और जो आधे से ज्यादा वृद्धि होगी वो किसमें होगी, इन 8 देशों में। अब ये सब रटना नहीं है हमको, है ना, ये सिर्फ टॉपिक है इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल सा पॉइंट है। अब इसके इंपैक्ट क्या होंगे भारत के संदर्भ में, किस तरीके से डेमोग्राफिक जो आपका डिविडेंड है उसको किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, वरना नहीं तो आप देखेंगे कि गरीबी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है तो ये डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये आपके अनप्रोडक्टिव जो काम है वहां पर इंडल्ज हो जाएंगे। लगातार आप देख रहे हैं कई सारी समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ रहा है ना। अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो वृद्ध व्यक्ति की जनसंख्या है, ओल्डर जो आपके एल्डरली पीपल्स है ना, ओल्ड पीपल्स जो आपके हैं ओल्ड एज वाले, तो उनकी संख्या जो है ना, मतलब जनसंख्या के संदर्भ में उनमें वृद्धि जारी है। कुल मिला के ये है कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर लोगे, चाइना वगैरह में क्या समस्या है, जापान वगैरह में, कि बहुत ज्यादा जो है यंग जनरेशन की जो आपकी पॉपुलेशन है वो कम है और वहां पर एल्डरली पीपल्स की ज्यादा हो गई है। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगा किसी देश का तो उसका विकास कैसे संभव हो पाएगा, है ना। ये एक एनालिसिस का पॉइंट हमको यहां पर पता चलता है। अब यहां पर 25 से 64 वर्ष के बीच में लगातार सस्टेन ड्रॉप देखा गया फर्टिलिटी में, है ना। उसके मतलब कामकाजी आयु की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट हुई है। ठीक, तो 25 से 64 वर्ष ले रहे हैं, हमारे यहाँ 15 से 59 लेते हैं, है ना। इससे जो प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास में मोबिलिटी है उसके अवसर भी लाए जा सकते हैं, है ना, वो एक्सेलरेट कर सकता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, समझिएगा मेरी बात को, कि अगर जन्म दर कम हो रही है, अब पहले के लोग जो वहां पर जो है, जैसे जापान का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब उन्होंने बोला कि भैया बच्चे कम करने हैं, चाइना ने बोल दिया कि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, तो नए बच्चे आना कम हो गए, है ना, उनका जो नई संतति का जनन है वो कम हो गया, है ना। तो युवा वर्ग की कमी हो गई, एल्डरली पीपल बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या हो गया कि कामकाजी जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है ना, वो आपकी बड़ी वर्किंग एज बढ़ गई। एक तरीके से ऐसे समझिए कि वर्किंग एज को 25 से 64 कर दिया गया, है ना। तो पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज थी और उसको जो है मोबिलाइज किया जाने लगा, उसका दोहन किया जाने लगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि कोविड-19 के बाद जो मृत्यु दर में वृद्धि हुई है लगातार 2019 से 21 के बीच में, तो इसके कारण जो जीवन प्रत्याशा है जिसको आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, है ना, ग्लोबल लेवल पे, वो जो है कम हुई है 1.8
ईयर्स। ठीक, भारत की जो अभी प्रजनन दर है वर्तमान में 2.01 है, उसकी तुलना में घटकर जो है 2050 में बोला जा रहा है कि 1.78 और 2100 में 1.69 होने की उम्मीद है ना। अभी वर्तमान में देखा जाए तो वैश्विक औसत जो है फर्टिलिटी रेट का, प्रजनन दर का 2.3 है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया ने 1970 और 80 के दशक में जो आपकी जनसंख्या नियंत्रण की जो पॉलिसीज, नीतियों को अपनाया था, उसके कारण जो है आज हमारे यहाँ फर्टिलिटी का जो रेट है, जो लेवल है, वो कम हो पाया और जनसंख्या रुझानों में जो है ना, वहां पर जो है शार्प चेंजेस देखे गए हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, जब वहां पर इतनी रोक लगाई गई तब आज हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है ना, क्योंकि वो एक सामाजिक रूढ़ी से जुड़ा हुआ है ना। कि कहने का मतलब ये कि हमारे कम से कम 4-5 बच्चे तो होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो वो एक एटीट्यूड, एक बिहेवियरल जो है आपका, वो चेंज से रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि भारत अपनी आबादी को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी जनसांख्यिकी ना, जनांख्यिकी भी बोला जाता है, लाभांश का लाभ उठाने के लिए जो नागरिक है, जो जनसंख्या है, उनका कौशल विकास या कौशल प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। कुल मिलाकर डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर ये क्वेश्चन है, जरूर लिखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड जो आपका अर्बन एक्सप्रेस वे है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत का पहला ये इस तरीके का अपना एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे होगा, जो आपका 2023 तक जो है वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। ये हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बताया। इसका नाम द्वारका एक्सप्रेस है। अब ये करेगा क्या द्वारका एक्सप्रेस? तो इससे जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई, है ना, उसका एक खंड है। ठीक, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे जो है स्वर्णिम चतुर्भुज का एक खंड है, उस पर ट्रैफिक का जो प्रेशर ज्यादा है उसको कम करने में मदद मिलेगी, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद यहां पर जो वेस्टर्न दिल्ली की बात करेंगे तो वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, मुख्य सड़कों पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो उसको डाइवर्ट, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकेंगे, है ना। तो एक तरीके से वहां पर यातायात प्रबंधन के संदर्भ में ये अपना धनात्मक प्रभाव डालेगा, वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक, अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि टोटल जो अभी इस एरिया का ट्रैफिक है, द्वारका साइड की बात करें तो टोटल ट्रैफिक का 50-60% जो है इस एक्सप्रेस वे पे आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि जो गोल्फ कोर्स रोड वगैरह है, तो वहां पर यातायात में सुधार होगा। अब ये रटना नहीं हमको कि कौन से रोड में कम होगा, ये होगा, सिर्फ इतना देखना है कि वहां पर यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, जो वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक कंजेशन था, उसको जो है वहां पर डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। ठीक, अब इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये जो है अपने आप में द्वारका जो आपका एक्सप्रेसवे है, ये जो है आपका 16 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, है ना। और इसमें जो एक प्रोविजन किया गया है कि मिनिमम 3 लेन सर्विस रोड भी होगी दोनों साइड, जैसे मेन रोड हो गई, उसके बाद 3 लेन जो है आपकी सर्विस रोड भी इसमें बनाई जाएगी। ये जो है इसकी टोटल जो लेंथ है 29 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर लगभग हरियाणा में आती है और 10 किलोमीटर दिल्ली में आएगा। इसमें जो टोटल कॉस्ट है 9,000 करोड़ रुपए की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लागत वगैरह याद नहीं करना है हमको, ठीक है। और इसके पास 4 मल्टी लेवल जो है इंटरचेंज होंगे, जैसे टनल हो गया, अंडरपास हो गया, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर अबव फ्लाईओवर, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करके, जो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, उसको जब हम डाइवर्ट करेंगे तो लोगों का समय बचेगा, है ना। उसके बाद जो है ईंधन जो है उसका भी बचाव होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट चेंज से भी जाके जुड़ेगा, है ना। एनवायरमेंट पे भी वो आपका पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। खड़े खड़े जब गाड़ी स्टार्ट रहती है तो उससे जो है एमिशन होता है ना। तो उस एरिया में देखिए जहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां वगैरह चलती हैं, तो वहां पर जो आपके अनबर्न हाइड्रोकार्बन है उसके कारण पॉल्यूशन का लेवल भी ज्यादा होता है। ठीक, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो है आपका इसके अंतर्गत जो उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली है, टोल प्रबंधन प्रणाली, चाहे सीसीटीवी के कैमरे की बात करें, निगरानी, तो इस तरीके की जो भी अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है वो इसका हिस्सा रहेगी। वो तो सीधी सी बात है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सब इसमें संपृक्त रहेंगी। अब इसमें एक और प्रमुख विशेषता है कि इसमें ट्री ट्रांसप्लांटेशन किया गया है ना, मैसिव डायमेंशन में, है ना। तो ये जो है इसके कारण क्या होगा, एक जो एनवायरमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, ठीक है। और इस परियोजना के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है बोला जा रहा है कि अभियांत्रिकी परियोजना के माध्यम से 12,000 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया गया है ना, ट्रांसप्लांट किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इसमें कंपेयर करके बता रहे हैं कि जैसे एफिल टावर को हम लोग बहुत जो है
जानते हैं, उसका नाम सुना है हम लोगों ने, है ना। तो जो जितना स्टील जो है वहां पर यूज हुआ है एफिल टावर में, उसका 30 टाइम्स यहां पर होगा। और जो आपका बुर्ज खलीफा है उसमें जो जितना यूज हुआ है ना, स्टील की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एफिल टावर से, ठीक है। और कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर किससे कंपेयर कर रहे हैं, बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा में जितना इस्तेमाल किया गया कंक्रीट, उसका 6 गुना जो है यहाँ पर खपत का अनुमान है ना। तो ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी यहाँ पर कंपेयर करके बताया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर श्रीलंकन क्राइसिस बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, समझिएगा कि नीति निर्माण में निरंतर जो है विफलताएं और भ्रम श्रीलंका के शासन संकट की जो है मुख्य वजह है। कुल मिला के चाइना का वहां पर क्या है इंटरफेरेंस हुआ। महिंदा राजपक्षे जो थे वो प्रो चाइना थे, ठीक। तो वो चाइना की तरफ उनका झुकाव था, उसके कारण हुआ क्या कि चाइना ने अपना फायदा देखा, चाहे अंबन टूटा हो चाहे कुछ भी हो। तो वहां पर जो है लगातार अर्थव्यवस्था में कोई जो है विकास नहीं हो रहा था, कई सारे लूपहोल्स थे, ठीक है ना। तो उसी के कारण जो है श्रीलंका में आज की डेट में ये जो है समस्या देखी जा रही है। अब रीजन बता रहे हैं, हिस्टोरिकल यहाँ पर रीजन बता रहे हैं। तो पहला ये कि तमिल सिंगली संघर्ष जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म मानने वाले सिंगली हैं और हिंदू जो तमिल है उनका वो क्या रहा है, एक तरीके से घर रहा है, ठीक। अब समझिएगा कि जब कैश क्रॉप्स जो है वहां पर लगाई जाने लगी, कहां पर प्लांटेशन होने लगा, जैसे कॉफी रबर का आइलैंड में, है ना, मतलब श्रीलंका में, तो ब्रिटिशर्स जो है वो यहां से ले गए, है ना, उन्हीं को गिरमिटिया वगैरह भी बोलते हैं। तो यहां से वो काम कराने के लिए ले गए, कहां ले गए, श्रीलंका ले गए, जिसको चिलोन बोला जाता था, है ना। तो कई सारे जो लोग थे उनको लेकर वो गए, लगभग 10 लाख तमिल भाषियों को बागान मजदूरों की तरह काम कराने के लिए लेके गए, ठीक। अब अंग्रेजों ने जब वहां पर स्टैब्लिश किया अपनी कॉलोनी, तो तमिल जो बहुसंख्यक हिस्से में उन्होंने स्कूल भी स्थापित किए और ब्यूरोक्रेसी के जो आपके बड़े बड़े पोस्ट थे उन पर जो है तमिलों को प्राथमिकता से नियुक्त किया। तो उसके कारण क्या हुआ कि वहां के जो सिंगलीज थे वो आपके क्या हो गए, उनके अंदर असंतोष हो गया, वो आपके व्यथित हो गए। अब यहीं से जो है बीज पड़ता है फूट का। अब 1948 में जब स्वतंत्रता मिल गई तो सिंगली ने क्या किया, जो वहां के सिंगली लोग थे वो उन्होंने बहुमत से ऐसे कानून बनाने शुरू किए, ठीक है, जो तमिलों के खिलाफ थे, क्योंकि उनके मन में तो द्वेष था इनको लेके, ठीक। इसके बाद सिलोन सिटीजनशिप एक्ट आता है 1948 में। तो भैया ये जो आपके तमिल लोग थे, सिंगलियों ने तमिलों को वहां की नागरिकता से वंचित कर दिया, जिसमें 7 लाख भारतीय तमिल जो है राज्य विहीन हो गए और अगले 3 दशकों में 3 लाख से अधिक भारतीयों को वापस भारत भेजा गया। इसके अंतर्गत, इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी किया था कि सिंगली को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था और लोक सेवा में बोल दिए थे कि भैया ये जो तमिल वगैरह है ना, इनको जो है इनको नहीं लिया जाएगा लोक सेवा में, ठीक है। तो उनको वहां से बहिष्कृत भी किया गया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि 2003 में स्वतंत्रता के 55 साल बाद जो श्रीलंका में रहने वाले भारतीय तमिल हैं उनको नागरिकता प्रदान की गई है और श्रीलंका में अलग तमिल राज्य की मांग भी हो रही है। अब 1960 के दशक के अंत में जो तमिल ईलम है उनके अलग तमिल राज्य से संबंधित जो है दस्तावेज प्रसारित होने लग गए। वो बोले कि भैया हमको अलग सा राज्य बना दो। और यहां पर आप देखेंगे कि लिट्टे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आगे चल के प्रभाकरन उसकी स्थापना करेगा, लेकिन इसके जो आपके सिद्धांतकार थे जिन्होंने थ्योरी बनाई वो आपके एंटोन बालसिंगम थे, जिन्होंने सेपरेट जो आपकी जो भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज थी उनको सबसे पहले उन्होंने चलाया था, है ना। उन गतिविधियों में वो भाग ले रहे थे और बाद में वो ब्रिटेन चले जाते हैं। वहां से थ्योरेटिकल बेसिस पे वो लिट्टे के एक तरीके से थ्योरेटिशियन थे, है ना, ठीक है, सिद्धांतकार बनेंगे। और आगे चलते 1976 में लिट्टे की स्थापना होगी। वेलु पिल्लई प्रभाकरन बहुत नोन नाम है, बहुत ज्यादा फेमस नेम है ये आपका, ठीक है। तो इन्होंने श्रीलंका में एक स्वतंत्र जो है तमिल ईलम बनाने के लक्ष्य की शुरुआत की। 80 के दशक की शुरुआत में ही लिट्टे जो है देश के उत्तर और पूर्व में एक राष्ट्रवादी जो है विद्रोह जो है ना, पैन जो आपका श्रीलंका था उसमें विद्रोह की वो शुरुआत कर देता है और उसने ही सैन्य और नागरिक दोनों को लक्ष्य बनाकर जो है आतंकवादी हमला करना भी शुरू कर दिया लिट्टे ने, ठीक। और तमिल टाइगर्स, है ना, इसको वही बोला जाता है लिट्टे जो है आपका। तो तमिल टाइगर्स ने प्रथम जो ईलम युद्ध है 1983-87 की घोषणा भी कर दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी इनको हेल्प के लिए अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे। उसके बाद जो आपके सोसाइटल जो आपके बॉम्ब होते हैं ना, मानव बम जिसको बोलते हैं, पहली बार उपयोग किया गया इस तरीके से और हमारी ही भूमि में हमारे प्रधानमंत्री को की हत्या कर दी गई। यहाँ पर 13वां जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक तरीके से भारत और श्रीलंका के समझौते का परिणाम था जुलाई 1987 में, ठीक। इसके अंतर्गत जो है वहां पर श्रीलंका में आप देखेंगे तो प्रांतीय परिषदों का निर्माण हुआ और वहां पर श्रीलंका में जितने 9 प्रांत थे
उनके सशक्तिकरण के लिए एक तरीके से साझा शासन या सत्ता को साझा करने की व्यवस्था का आश्वासन भी दिया गया, है ना। और इसके अंतर्गत जो है स्वशासन के लिए सिंगली जो बहुसंख्यक क्षेत्र थे उनको भी शामिल कर लिया गया था। नॉर्मल सा पॉइंट है ये सब। इसके बाद आप देखेंगे तो जैसे ये बताया जा रहा है कि किस लिस्ट में किसको क्या दिया गया, तो यहाँ पर प्रांतीय प्रशासन में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे विषय दिए गए, लेकिन उनको फाइनेंशियल जो है पावर नहीं दी गई, है ना। वित्तीय शक्तियों पर प्रतिबंध था और राष्ट्रपति को जो दी गई थी शक्तियां वो कैसी थी, वो ओवरराइड कर सकती थी, है ना, इस प्रशासन के ऊपर, ठीक है, अधिभावी शक्तियां उनको दिया गया, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि प्रांतीय प्रशासन की प्रगति में जो है वो अपेक्षित सुधार नहीं देखा गया। और इस संशोधन के अंतर्गत जो तमिलियंस थे श्रीलंका में, है ना, उन्होंने जो उनकी मांग थी कि तमिल भाषा को भी आधिकारिक भाषा के रूप में देखा जाए, क्योंकि सिंगली को तो उन्होंने बना दिया था, तो तमिल को श्रीलंका की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन यहां पर लिट्टे ने सोचा कि ये शक्ति जो उनको दी गई है सिंगलियों को, वो बहुत कम दी गई है, मतलब तमिलों को जो दी गई है वो बहुत कम दी गई है, ठीक। और सिंगली जो राष्ट्रवादी पार्टी थे और लिट्टे दोनों जो है इसका विरोध कर रहे थे। सिंगली सोच रहे थे कि तमिलों को बहुत ज्यादा शक्ति दी गई है और लिट्टे सोच रहे थे कि भैया जो शक्ति दी गई वो तो बहुत कम है, सिंगलियों को बहुत ज्यादा शक्ति दी गई है। तो दो ग्रुप्स के बीच में जो है ये प्रॉब्लम वहां पर और ज्यादा बढ़ जाती। 1987 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका के सिविल वॉर में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया, उसका निर्णय लिया, है ना, और उसके द्वारा जो है हमारे उस निर्णय के कारण ही इनकी मृत्यु भी होगी, आगे चलते इनकी हत्या कर दी जाएगी, है ना। और ये भारतीय शांति जो है सेना वो भेजते हैं और हमारी सेना ने वहां पर संघर्ष को कुचला, मतलब कुचलने में असमर्थ रही थी, है ना। ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है वो वहां पर उसको क्विट नहीं कर पाई थी, है ना, मतलब वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको कुचल नहीं पाई थी, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर 1991 में एक आत्मघाती हमलावर ने भारतीय धरती पर ही राजीव गांधी जी की हत्या कर दी, ठीक है ना। और श्रीलंका जो है वहां पर सिस्टम कैसा है, तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर राष्ट्रपति भी होंगे, प्रेसिडेंट भी होंगे और पीएम भी होंगे। यहां पर जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी, है ना, और सरकार के प्रमुख की जो भूमिका का निर्वहन किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों साथ साथ होते हैं। अब अभी के डेवलपमेंट बताए जा रहे हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के कारण, तो जिस तरीके से श्रीलंका का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता गया तो हमारे संबंध कहीं ना कहीं जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर हुए। और भारत ने यहाँ पर देखेंगे जिनेवा में जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है वहां पर जो वो प्रस्ताव था वहां पर वोटिंग करने से परहेज किया है, जहां पर श्रीलंका द्वारा जो कथित युद्ध अपराधों के जांच की मांग की गई थी, ठीक है। तो हमने वहां पर वोटिंग से परहेज किया। उसके बाद आप देखेंगे कि महिंदा राजपक्षे जो है वो चाइना के समर्थक माने जाते थे और इन्होंने जो है श्रीलंका में चाइना की उपस्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ाया और चीनी निवेश के लिए जो है वहां पर उन्होंने अपने राज्य को मुक्त छोड़ दिया। इसके कारण हम्बनटोटा बंदरगाह 15,000 एकड़ जमीन जो है चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया था, जिसके कारण भारत जो है नाराज भी हुआ था, भारत दुखी और व्यथित भी हुआ था। और भारत ने सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए अभी लाइन ऑफ क्रेडिट दी है ना, $50 मिलियन की श्रीलंका को। श्रीलंका में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, वहां पर $400 मिलियन और देने की घोषणा की है। तो भैया हमारा जब पड़ोस हमारे साथ रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, है ना। इसलिए जो है हम लोग नेबरहुड को, अपने पड़ोस को जो है अपनी प्राथमिकता पर रखते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है नॉर्मल सा प्रश्न है कि श्रीलंका संकट के कारणों पर प्रकाश डाले कि अभी क्यों उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हमने डिस्कस भी किया है। और इसके बाद ये बताना है कि श्रीलंका और चाइना के जो बढ़ते संबंध भारत के लिए किस तरीके से कॉन्सर्न का सब्जेक्ट है, किस तरीके से चिंता का ये विषय है, इसका जो है क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है विंडफॉल टैक्स है ये हमारा। तो यहाँ पर हाल ही में सरकार ने विदेशों में जो निर्यात किए जा रहे पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन, इस पर जो है निर्यात कर जोड़ा और स्थानीय स्तर पर जो भी उत्पादित हो रहा कच्चा तेल उस पर जो है अप्रत्याशित कर, जिसको विंडफॉल टैक्स बोला जा रहा है, वो लगाया। विंडफॉल ही आप लोग हिंदी में मत पढ़िएगा, इसको इंग्लिश में ही पढ़िए, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो ये कोई भी गवर्नमेंट तब लेती है किसी मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्री से, सर्टेन इंडस्ट्री से, जब इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि इनको जितना लाभ होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट उससे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा होता है,
ठीक है। अब ये जो है उन कंपनियों पर लगाया जाता है जिनके पास अप्रत्याशित लाभ एकदम से आने लगता है। इसका कारण जो है अप्रत्याशित लाभ होने का उनका निर्णय या उनकी कैपेसिटी या उनका इनोवेशन वगैरह नहीं होता, बल्कि जो बाजार के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं उसका उनको फायदा मिलता है। इसलिए यहां पर इस तरीके का टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। ये तो अब कोई अनसर्टेनिटी आ गई, कोई बाजार में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां आ गई जिससे किसी सर्टेन इंडस्ट्री को फायदा होने लगा, है ना, तो फिर वहां पर इस तरीके का मेजर लिया जाता है। तेल कंपनियों पर ये जो विंडफॉल टैक्स लगाने का मेन रीजन क्या है, तो सीधी बात है कि जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, यूक्रेनियन जो वॉर है, उसके कारण जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है। ठीक, अब आप देखेंगे कि जो आपके यहां पर पिछले वर्ष की तुलना में लगातार आप देख रहे हैं तो तेल की मांग में वृद्धि हो गई, तो कच्चे तेल की जो कीमतें उसमें बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि हो गई और तेल कंपनियों को वहां पर लाभ भी बहुत ज्यादा होने लग गया। अब इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है ना, क्योंकि जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई जो है वो बाधित हो गया आपका, तो रेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो आप देखेंगे कि यहां पर फ्यूल प्राइसेस जो है आपके, जो मतलब जो इसका रेट वगैरह बढ़ा है, ठीक है, तो हमारे भारत में उसका रेट उतना ज्यादा नहीं देखा गया, है ना, वो 90 100 105 यहां पर जो है उनको वो लेवल बनाए हुए हैं। उसका कारण ये है कि इन्होंने जो है वहां पर क्या किया कि उत्पाद शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी है ना, उसको जो है उन्होंने कम किया, ठीक है ना, कम किया, तो उसके कारण जो है हमारे यहाँ रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। अभी आप देखेंगे कि एकदम से जो है पेट्रोल डीजल का जो रेट है पिछले 4-5 महीने में वो बहुत ज्यादा हो गया है ना, ठीक है। तो यहां पर जो है ये ऐसा क्यों किया सरकार ने, क्योंकि भैया पहले भी हम टैक्स लगा के जब सस्ता था तो सस्ता भी नहीं बेच रहे थे, तो इन्फ्लेशन से जो है लड़ने के लिए जो है इन्फ्लेशन कम करने के लिए जो है सरकार ने इस तरीके के आयामों को अपनाया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज थी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जो बाजार में जो रेट है उससे बहुत अधिक कीमतों पर पेट्रोल और डीजल जो है एक्सपोर्ट कर रही थी, इसलिए जो है भारत सरकार ने इस तरीके का टैक्स लगाया है ना, ताकि जो इसका निर्यात हो रहा है उसको हतोत्साहित कर सके और हमारे देश में ही कमी है और आप बाहर निर्यात कर रहे हो क्योंकि आपको मौद्रिक लाभ चाहिए, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने इस तरीके का आयाम अपनाया है। अभी आप देखेंगे कि इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि सरकार को जो रेवेन्यू लॉस हुआ है, जो एक्साइज ड्यूटी में हमने कटौती किया है, तो उससे सरकार को राजस्व जो है वो आधिक्य मिलेगा, राजस्व जो है उसको प्राप्ति होगी और इसके माध्यम से जो उसको हानि हुई है तो राजस्व के 3/4 से अधिक 3/4 पार्ट जो है आपका उससे अधिक की भरपाई भी सुनिश्चित कर सकेगी सरकार। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, नॉर्मल है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अगर इसकी बात करें हम लोग तो पूरे विश्व को अगर हम देखें तो यहां पर जो आपका 27% होता है ये डार्क मैटर होता है, 4% जो है सामान्य पदार्थ होता है और 69% जो है वो अदृश्य ऊर्जा जिसको डार्क एनर्जी बोलते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड को हम लोग ले लें उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक और यहां पर बोला जा रहा है कि पूरे दृश्य भाग का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये स्वीकारते हैं भौतिक विज्ञानी हमारे, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास एविडेंस है डार्क मैटर का, ठीक है ना, तो वो जो है आपका उसका प्रमाण जो है आकाशगंगा समूहों से प्राप्त हुए हमको, है ना, आकाशगंगा गैलेक्सी के जो क्लस्टर्स है उससे जो है हमको प्राप्त हुए। अब गैलेक्सी क्लस्टर्स जो हैं वो सैकड़ों आकाशगंगाओं से बने होते हैं, आप लोगों को पता है, और ये एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, तो एक फोर्स जिसको हम खिंचाव बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, और उसी के चारों तरफ वो जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ये आप लोगों को पता है, और धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार भी जो है लगातार जारी है। अब इनकी जो स्पीड है वो किस पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान जो है ना अधिक होगा जिसका, उस आकाशगंगा की गति में भी उससे वृद्धि होगी। अगर मास बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना, गति बढ़ेगी, ये आप लोगों को पता होगा। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि ब्रह्मांड का 27% डार्क मैटर है ना, और ये जो है आकाश गंगाओं को एक साथ रखने मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे से जो है वो जुड़ी रखती है, उसी के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो आपका सभी तारों और आकाश गंगाओं का जिस पदार्थ से निर्माण हुआ है वो ब्रह्मांड का केवल 5% है,
है ना, ये फैक्चुअल जानकारी है बिल्कुल, ठीक है। आइंस्टीन रिंग वगैरह हो गया, लैग्रेंजे पॉइंट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट डोमेन है साइंस एंड टेक का, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा कि आइंस्टीन रिंग क्या होती है, लैग्रेंजे पॉइंट क्या होता है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि यही मोटिवेशन है हमारी पूरी टीम के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डार्क मैटर जो है वो इंटरैक्ट करता है ग्रेविटी के साथ, इसका कोई हमारे पास जो है डायरेक्ट जो है या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सका है इसको, ठीक है। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो डार्क मैटर जो आपका होता है ना, वो पदार्थ के साथ भी परस्पर क्रिया नहीं करता है, ठीक है। और ये जो डार्क मैटर है इसका पता लगाना लगभग जो है असंभव है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि साइंटिस्ट का जो विश्वास है कि डार्क मैटर जो है वो आकाशगंगाओं और आकाशगंगा का जो समूह है उस पर पड़ने वाले जो आपके ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट होते हैं या गुरुत्वाकर्षण के जो प्रभाव होते हैं उसके कारण निश्चित रूप से मौजूद है। कुल मिला के ये है कि डार्क मैटर के कारण ही, है ना, इनका मानना है कि ये जो है आपका ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ही जो है आपके गैलेक्सीज और गैलेक्सी के जो आपके क्लस्टर्स हैं वो विद्यमान है। सीधी सी बात है, नॉर्मल से पॉइंट है, उसको अलग अलग तरीके से लिख के यहाँ पर बताया जा रहा है। डार्क एनर्जी की बात करें तो ये एक्सपेंशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। जो ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है ये हमको पता है, तो उस विस्तार के कारण, उस विस्तार का जो कारक है, जो रिस्पॉन्सिबल, वो डार्क एनर्जी है, ठीक है ना। अब ये एक तरीके से एंटी ग्रेविटी का काम करता है, उसी के रूप में इसको परिकल्पित किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है तो यह भी संभावना है कि डार्क एनर्जी में डार्क मैटर की तुलना में अधिक प्रचुरता है, ऐसा माना जा रहा है। डार्क एनर्जी का पार्ट बोले तो मैंने बताया आपको 69% लगभग जो है अदृश्य ऊर्जा है पूरे ब्रह्मांड में, वही बताया जा रहा है 68% है, ठीक है। और अंतरिक्ष का जैसे जैसे विस्तार होता है इसमें कोई कमी नहीं आती है, इसके अस्तित्व में कोई कमी नहीं आती है, ठीक है। और जितनी तेजी से जो हमारा ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारक डार्क एनर्जी है। और आइंस्टीन ने तो यहां तक बोला था अपनी ग्रेविटी थ्योरी में कि भैया एम्प्टी जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान है, उसकी भी अपनी ऊर्जा होती है। पूरे विश्व में, जो पूरे ब्रह्मांड में हर पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा होती है। तो इन्होंने बोला जो खाली जगह है तो उसको आप ऐसा मत समझ लीजिए कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं, वहां पर भी ऊर्जा हो सकती है। ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों बोला जाता है बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, है ना। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है नॉर्मल से चीज कि डार्क मैटर जो है आकाशगंगाओं को आकर्षित करने, उनको एक साथ रखने का कारक बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। वहीं पर डार्क एनर्जी जो है एंटी ग्रेविटेशनल जो है फोर्स की तरह काम करता है और ये हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारक बनता है ना। इसको रिवाइज कर जाइएगा, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू क्रिस्पर कास9, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने पूछा भी है ना। जैविक या आणविक जो है मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है, आणविक कैंची भी बोला जाता है। इससे डीएनए वगैरह जो है सीक्वेंसिंग जो आपका है ना, जो आपके कई सारे ऐसी असहनीय बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है ना, जेनेटिक जो आपकी डिसीज है उनको ठीक करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो डीएनए को कट करना और कहीं पर पेस्ट करना, मतलब किसी चीज को कट करना, किसी को ऐड करना, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है आपका बायोटेक्नोलॉजी, फेवरेट टॉपिक है आपका यूपीएससी का। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि वर्क करता है एज कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑन डीएनए स्ट्रैंड्स, बिल्कुल ठीक है। कास9 प्रोटीन है जिसको यूज किया जाता है ना, एक कैंची के रूप में जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक। और इसको जो है कट करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी पार्ट को, जो डीएनए स्ट्रैंड जो वगैरह जो आपका होता है ना, जो डीएनए आपका स्ट्रैंड होता है उससे कट करने के लिए होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये एडिट कर सकता है जीन्स को, अगर कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब एडिट कर सकते हैं, है ना। ह्यूमन एम्ब्रॉय चेंज कर सकता है जेनेटिक कोड को, क्रॉप्स के भी, है ना। क्योर कर सकता है इनहेरिटेबल जो आपकी डिसीज वगैरह होती है ना, जो बहुत लाइलाज बीमारियां, उनका भी इलाज इसके द्वारा संभव हो सकता है। यामानाका जीन क्या होता है, यामानाका जीन क्या होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक दिन और भी मैंने पूछा था, आप लोग बताते नहीं है इसको, ठीक है। इसके बाद जो ये तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट जो है कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला है 2020 का, ठीक है, वो किसको दिया गया है, क्रिस्पर कास9 तकनीक के विकास के लिए इमैनुअल वारपेंटियर और जेनिफर ए डॉर्ना को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेकर है, इसके बारे में स्टेटमेंट बताना है करेक्ट कौन सा है। तो पहला ये कि ये ट्रस्ट है जो सेटअप किया गया है एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी, ठीक है। और ये जो है खनन कार्यों से जो प्रभावित जिले हैं उनके लिए ये आपका स्थापित एक ट्रस्ट है, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो है
फंड ये ट्रीट करेगा एज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस के रूप में, अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में जो है ये ट्रीट किया जाएगा इसको। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, तो इसका आंसर आपका बोथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, ये पूछा गया कि सही बताना है, ठीक है। तो जो सही है, दोनों सही जो लिखा गया है वो डी में लिखा गया है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।